बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल। पहले हमने पढ़ा ट्रिपल ए मॉडल, अब हम पढ़ रहे हैं टगर्स 5 क्वेश्चन मॉडल। आप फंस कहाँ गए? एथिक्स में। कहाँ फंस गए? एथिक्स में। और एथिक्स में फंस के निकलना बड़ा मुश्किल काम है। डिटेल नहीं बताऊंगा। एक एथिकल इशू पर मैं तकरीबन पिछले 1.25 साल से ब्लॉक हूँ। 1.25 साल हो गए मुझे। बिजनेस की सेंस, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेंस, एक आम आदमी की अक्ल की सेंस कुछ और कहती है, और एथिक्स कुछ और। 1.25 साल हो गए। 1.25 साल, यकीन करें। अभी सुबह आते हुए गाड़ी में भी वही सोच रहा था मैं, क्या करूं। फिर एथिक्स क्या कहते हैं? रहने दे यार, रहने दे यार। तो एथिक्स जो है ना, ये किसी स्टैटिक पॉइंट पे नहीं जाने देते आदमी को, जब तक आप उनसे रिलेटेड फाइनल डिसीजन ना ले लें। अच्छा, एथिक्स का डिसीजन लेने के बाद भी आप कंफ्यूज रहते हैं अगर कहीं वो प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूसली आपके साथ चल रही है, क्योंकि आपने एथिकल डिसीजन तो ले लिया, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो आपको नजर आते रहेंगे। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं फाइनेंशियली, और नेगेटिव भी। आमतौर पर एथिकल डिसीजन मेकिंग के बाद जो फाइनेंशियल पॉइंट्स हैं वो आमतौर पर नेगेटिव होते हैं, इसलिए तो एथिक्स इन्वॉल्व होते हैं। आप फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जाकर एथिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये टगर्स 5 क्वेश्चन मॉडल जो है, ये भी एथिक्स के 5 सवाल पूछने के लिए हमें कहता है। वो 5 सवाल कौन से हैं? अच्छा, प्रॉब्लम वही आएगी जैसे पहले आ रही थी। ये नहीं कि सिनेरियो चेंज हो गया। पहले ये ग्रुप मुझे कह रहा था 3A मॉडल लगाने 7 स्टेप पर। अब टगर्स, ये सारे टगर्स ही बैठे हुए हैं, ठीक है। इसने कनाडा की किसी मीटिंग में ये 5 स्टेप मॉडल जो है ये पेश किए थे। 1990 था, आई थिंक 1990 है ना? हाँ, 1990। ये 1990 में पेश किया, ठीक है, जब मैंने भी मैट्रिक नहीं किया हुआ था। 5 सवाल हैं और 5 उनकी से एक्सप्लेनेशन हैं, वैल्यूज हैं। इज इट प्रॉफिटेबल? क्या ये प्रॉफिटेबल है? लेकिन यहां इसने प्रॉफिटेबिलिटी की अजीब डेफिनेशन बताई। कहते प्रॉफिटेबिलिटी में ये नहीं कह रहा कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो। तो पूछा लोगों ने, किसे कह रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी? उसने कहा देख यार, स्टेक होल्डर हो ऑर्गेनाइजेशन के। कई स्टेक होल्डर होते हैं, 5-7 तो हमने भी पढ़े हुए हैं, लेकिन मल्टाई ग्रुप में जाएंगे तो हो सकता है कोई मजीद कुछ स्टेक होल्डर आ जाए। जनरल यही रहते हैं। वो कहते हैं जहां मेजर स्टेक होल्डर्स का फायदा हो मैं उसे प्रॉफिटेबल कहता हूं, जबकि तुम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में जहां शेयर होल्डर का फायदा हो तुम उसे प्रॉफिट कहते हो। मसलन कस्टमर का कहीं क्रेडिट पीरियड आपने लॉन्गर करवा दिया तो फायदा किसे हो रहा है? कस्टमर को, हमें तो नहीं हो रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मेरे मॉडल में तुम सिर्फ अपने आप को नहीं देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, स्टेक होल्डर का पूरा स्प्रेड देखोगे। उस स्प्रेड में से जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें से अगर ज्यादातर को इस एक्शन से फायदा हो रहा है तो हम कहेंगे हाँ ये क्या है, प्रॉफिटेबल है। इसकी मार्केट वैल्यूज हैं। क्या है? यानी मार्केट में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें फायदा हो रहा है। दूसरा सवाल कहता है भाई लीगल भी है। अब अगर लीगली अलाउएबल है तो इसका मतलब है कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर लीगली इलीगल है, कोई केस हो सकता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मामला जो है वो इलीगल पर चला जाएगा अगर हमने डिसीजन लिया। फिर का मतलब होता है कि पब्लिक जो सामने आपके सोशल लाइफ है उनके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, लोगों को उसका फायदा होगा या नहीं होगा। इर्द गिर्द बसने वाले लोग, इर्द गिर्द बसने वाले लोग। अच्छा, यहाँ आपके मेजर स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं और यहाँ सोशल लाइफ में अदर देन स्टेक होल्डर जो है वो लोग भी आ जाते हैं, पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व हो जाती है। इज इट राइट? ये इज इट राइट कल मैं पढ़ रहा था, इंसान की अपनी अंदर की कैफियत का नाम है। इंटेग्रिटी आ जाती है, ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, ऑनेस्टी आ जाती है,
स्टैंड लेने की पावर आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये सारी पर्सनल वैल्यूज होती है। कहता है डिसीजन ले रहे हो तो पर्सनली सेटिस्फाइड हो, तुम्हें लग रहा है कि इंटेग्रिटी तुम्हारी मेंटेन हुई है, तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन हुई है, तुमने प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं उनको फॉलो किया है, जो नॉर्म्स हैं तुमने उन्हें फॉलो किया है, तुम कॉन्फिडेंस से जो डिसीजन ले रहे हो, ये सारी पर्सनल वैल्यूज है। इज इट सस्टेनेबल डेवलपमेंट? क्या मार्केट में जो एनवायरनमेंट है उसे इसका फायदा मिलेगा? यहाँ सोशल का मतलब लोग है, यहाँ एनवायरनमेंट का मतलब ये फिजा भी कह सकते हैं। जैसे कोई पॉल्यूशन क्रिएटिंग फर्म है, कंपनी है, फैक्ट्री है, मैं उसे बंद कर रहा हूँ, तो जहाँ लोगों को फायदा होगा वहाँ एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा। ये जितना हमने R2 में 37 में पढ़ा था, ऑयलिंग एक्सप्लोरिंग कंपनीज होती हैं, वो रिग वगैरह पड़ा हुआ होता है उनका मशीन के साथ, उसे रिमूव करना होता है, तो डिसमेंटल जहाँ मशीन की कर रहे होते हैं वहाँ ये जो रेत और मिट्टी के बड़े बड़े टीले बन जाती हैं, इनकी भी क्या कर रहे होते हैं? डिसमेंटलिंग कर रहे होते हैं, केस को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, एनवायरनमेंट को। अभी ये जिस फंक्शन में जा रहा है वहाँ जाके क्या करेगा? हम मुर्गा फाड़ेगा, मुर्गा फाड़ेगा ना, जब मुर्गा फाड़ेगा तो मुर्गा तो अंदर जाएगा, हड्डी उधर जाएगी, फिर एक हड्डी उधर जाएगी, एक हड्डी उधर जाएगी, माशाल्लाह ये तो फंक्शन खा के वापिस आ जाएगा। तो जो सोसाइटी के लोग हैं वो जब नमाज पढ़ने निकलेंगे, हाँ तो हड्डियाँ ही हड्डियाँ होंगी। इसका मतलब एनवायरनमेंट इन्होंने क्या कर दी? हड्डियों वाली कर दी। ये आज पाकिस्तान में लाहौर में एनवायरनमेंट क्या हो चुकी है? बाइक वाला महफूज नहीं है, मुझे तो डर लगता है हर वक्त बाइक वालों को दुआओं में दे रहा होता हूँ। ये चील गोश्त बेचने वालों ने एनवायरनमेंट को क्या कर दिया? खराब कर दिया। ये सदके का गोश्त जो इस तरह करके फेंक रहे होते हैं, जी पागलपन है। खड़े हो रहे हैं, 10 रुपए देना, चल भाई मेरे सर से उतार दे, उतार के हम में फेंक रहे हो। भाई ठीक है गोश्त दो, लेकिन एनवायरनमेंट को तो ना खराब करो। क्या लाहौर की एनवायरनमेंट थी, क्या बना दी। अभी वो बाजी नाराज ना होना, मरियम बाजी का सुना कि सोशल मीडिया पे नारा चल रहा है, टिकटॉक कहते हैं उसे, वो टिकटॉक चल रही है, मुझे तो पानी नहीं नजर आ रहा। ठीक है, हाँ तो अच्छा उसके साथ लिंक किया या ये सोशल मीडिया वाले ज्यादती का, किसी को बदनाम करने में इंसान सोशल मीडिया में चला जाए। अच्छा जाहिद कभी की ये उम्र है जो वो काम करता है यार। नहीं चलो मर्द के लिए भी काम करते, फीमेल के साथ पता नहीं क्या कोई बात है। मरियम नवाज की ये टिकटॉक जाहिद कभी लगाए यार। ओ अक्ल कर जाहिद, कभी अक्ल कर, कुछ तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी मेरे बच्चे। हाँ उसे मैं बच्चा कहूँगा तो खुश हो जाएगा, चल यार मैं तो अभी छोटा हूँ ना, मैं कर सकता हूँ टिकटॉक, अंसारी नहीं कर सकता। खबरदार अब किसी की टिकटॉक लगाई हीरो। आओ भाई, अब टगर के 5 सवाल जरा याद कर लेंगे भाई। प्रॉफिटेबल है किसके लिए? मेजर, ज्यादातर स्टेक होल्डर के लिए। जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनमें से ज्यादा को फायदा हो रहा है। लीगल तो नहीं है, सोशल के लीगल है या इलीगल है? सोशल के लिए, बाकी लोगों के लिए फेयर है। फिर मेरे लिए पर्सनली जो है एक्सेप्टेबल है, मेरी अपनी पर्सनल वैल्यूज पर। और लास्ट एनवायरनमेंट को क्या अफेक्ट कर रहा है? अच्छा हर चीज एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी। आपने लॉकर में से, जैसे कल हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसने डिजाइन जो है वो चोरी करना था मिस्टर सिम का, उसमें अगर टगर मॉडल लगाऊंगा तो एनवायरनमेंट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि केस तो वही रहेंगे। कभी 3A मॉडल से कहेगा, कभी अच्छा कल वाले जितने पास पेपर किए उन्हें टगर मॉडल से भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है किसी पर्टिकुलर आइटम की इंफॉर्मेशन ना गिवन हो। जैसे एक क्वेश्चन किया था, शॉर्ट एनालिसिस कर लिए थे, पेस्टल रहने दिया था, हालांकि उसके अंदर पेस्टल का डाटा भी मौजूद था। आज मैंने आपकी हैवी क्लास इसलिए नहीं की कि दिल नहीं माना कि मैं आपको 5 घंटे में थ्योरी कवर कराऊँ, कभी ऐसा काम किया नहीं, तो इसलिए 2 दिन में आपको और दूंगा। मैंने अपना फोल्डर आगे कर दिया, 2 दिन में 6 घंटे लगाकर मैं आराम से आपको एरिया कवर करवा दूंगा, कल और परसों का इंशाल्लाह। ठीक है, परसों आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। आज करते तो हो इंशाल्लाह, अगर करते हो तो जाता, लेकिन वो एक ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट बड़ा कीमती होता है, ये वाला एलिमेंट बड़ा कीमती होता है।
इसलिए कटिंग भी लेट हो गई, बियर्ड की ट्रिमिंग भी लेट हो गई कि सेशन एंड होगा तो एक ही दफ़ा चिल्ला ख़त्म होगा। जैसे तुम अब कब है आखिरी पेपर? 9 को कोट पहनने का मेरा भाई, 9 से पहले जो मिलेगा पहन लेगा। मुझे लगता है तू ना कहीं मुझे जवानी में देख चुका है, तूने मेरी ना हर चीज़ कॉपी करने की कोशिश की है। मैंने ज़िंदगी में लाइनिंग के अलावा शर्ट नहीं पहनी थी। जब पहनता था मैं लाइनिंग की शर्ट लेता था, और मैं राजा साहब है ये चुबुर्जी पर, वहाँ से सॉरी अहमद फैब्रिक से चुबुर्जी पर, वहाँ से हमेशा ये शर्ट लेता था। ये थाईलैंड का कपड़ा आता था, थाईलैंड के कपड़े के पीस होते थे, और इधर ये माल रोड पे था बशीर सन्स, उससे लेता था। इन दोनों के ही ट्राउज़र का कपड़ा लेता, इन दोनों ही की शर्ट्स का कपड़ा मैं लिया करता था। वो शर्ट देख के सारी जवानी पिछली जो है ना वो रिकॉल हो गई है। कुछ लोग तो अभी भी जवान शो होने की कोशिश करते हैं। हीरो तुम्हें कह रहा हूँ, बच्चों ने किसी दिन कह देना कि सर मेरा टी शर्ट उधार दीजिएगा, जितनी आप माशाल्लाह टी शर्ट्स पहन के आ रहे होते हैं, सही हो जाए हीरो आप। 5 सवाल याद कर लिए बच्चियों। पहला क्या है? प्रॉफिटेबल, दूसरा, तीसरा फेयर, चौथा राइट, पांचवा ठीक। अब ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी नहीं दूंगा, मुझे याद दिलाइएगा। कॉन्सेप्ट दूंगा, एक है एंड पॉइंट एथिक्स और एक है रूल एथिक्स, अभी नहीं। आए जी, क्वेश्चन को पढ़ें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? नहीं, जवाब छोटा ही होता है। 5 सवाल ढूंढने, 5 सवालों के जवाब मिल गए तो पप्पू पास हो गया इंशाल्लाह। ध्यान से करें। मुझे अहमद भाई क्वेश्चन पे फोकस करें बेटा, दुनिया आप पे फोकस कर रही है, आप क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे। अगर मैं इस तरह ना देखूँ ना तो आपने माइंड नहीं करना, क्योंकि गर्दन ना फिर बहुत ज़्यादा जोर ले रही है कि सर खुद पढ़ नहीं रहे हैं। मैं इंशाल्लाह यहाँ से पढ़ता रहूँगा, मेरे पास है क्वेश्चन। अंडरलाइन करते जाइएगा यार भाईजान, अंडरलाइन करते जाइएगा बुजुर्गों, बाजियों अंडरलाइन कर लीजिएगा। हम्म। ध्यान से पढ़ें, शाबाश।
मेरे साथ पढ़ोगे खुद पढ़ोगे? चलो मेरे साथ पढ़ लो। यार इसका माशाल्लाह प्रोजेक्टर बड़ा प्यारा है, मुझे तो यकीन करो इसी को प्यार करने को दिल चाह रहा है, अकीदत से देखने को दिल चाह रहा है ना। अपना नहीं इतना मज़ेदार। हाँ तो हम अपना उधर का प्रोजेक्टर इसका मतलब फिर चेंज करें? मुझे ये अच्छा लगा। इसमें अगर तेरी वो रील चलाता है, स्ट्रीक चलाता है, क्या चलाता है ये? कोई स्ट्रीक कहता है, कोई मैं रील याद करता हूँ तो कहते हो स्ट्रीक है, मैं स्ट्रीक याद करता हूँ तुम कहते हो रील है। कल क्लास में बच्चों ने टोका भाई रील कोई चीज़ नहीं होती, स्ट्रीक होती है। इंस्टाग्राम पे रील होती है, स्नैपचैट पे स्ट्रीक होती है। इसके वो बता कहाँ कहाँ दुनिया निकल गई यार। करते हैं यार, इन 2 महीनों में ज़रा सोशल मीडिया में आते हैं, बनाते हैं इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट। सर जब हम आएंगे तो दुनिया हमें ही फॉलो करेगी, आने दें एक दफ़ा सर। हाँ वही तो कह रहा हूँ, एक दफ़ा आने दें, इस दफ़ा करते हैं कुछ। ये हीरो बड़ा जो है ना, मुझे अब पता चला क्यों टी शर्ट पहन के आता है। इसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है मेरे ख्याल में। इंस्टाग्राम पे नहीं है? नहीं आओ तो फिर एक्टिव हो, अगर एक्टिव ही नहीं होना तो फिर फ़ायदा। ये किसने मार्कर पे लिख दिया? नुकसान ही होता रहता है यार। बच्चों इधर ना देखना। Safe Stores Limited is a company engaged in providing wide range storage services to other companies. एसएल जो है एक कंपनी है, ये एंगेज है वाइड रेंज स्टोरेज सर्विस प्रोवाइड करने में दूसरे कंपनीज को। 2 years ago एसएल रेंटेड अ प्रॉपर्टी फॉर 10 years इन अ स्मॉल सिटी। स्मॉल सिटी में हमने किराए पर प्रॉपर्टी ले ली विच इज़ सराउंडेड बाय एग्रीकल्चरल लैंड। दाएं बाएं क्या हैं? खेत हैं, खलियान हैं, बाग हैं, बागात हैं। ठीक है भाई, हासिलपुर का मिड लगता है। इट बिल्ड अ वेयर हाउस हैविंग ह्यूमिडिटी, लाइट एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। वहाँ इसने एक गोदाम बनाया, उस गोदाम में ह्यूमिडिटी की प्रॉब्लम दूर हुई, लाइट की हुई और टेम्परेचर की हुई। लाइट कुछ और है, टेम्परेचर कुछ और है। टेम्परेचर हीट पे ले रहा है, लाइट ये बल्ब वगैरह पे ले रहा है। इट आल्सो हैड सम sterilized sections to store fresh pulps of fruit। चलो फ्रूट का पल्प हो, ओए हो, चिल्ड हो, आइस क्यूब्स उसके अंदर हो, चम्मच से आप खा रहे हो तो यकीन करो चस आ जाता है। तेरे तो ड्रम ही आता होगा, पानी आने के लिए तो भाई छोटी जगह होना ज़रूरी है। माशाल्लाह ये क्या यार, मुंह में ड्रम आ जाता होगा। लो भाई, फ्रेश पल्प्स ऑफ फ्रूट को स्टोर करता है। दिस स्टोरेज फैसिलिटी सिग्निफिकेंटली हेल्प द विलेजर्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व देयर प्रोड्यूस। इर्द गिर्द के जो खेत वाले लोग थे, काश्तकार थे, किसान थे, उन्होंने अपना जो मटेरियल है, अपनी जो प्रोड्यूस है, अपनी जो क्रॉप्स हैं, वो यहाँ स्टोर करनी शुरू कर दी। अब 3 पार्टीज़ हैं। एक लैंडलॉर्ड होगा जिसकी ये जगह होगी, लैंड होगी जिस पे हमने गोदाम बनाया, उसने हमें लैंड दी थी, गोदाम हमने बनाया, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया। ओके हो गया। हमने आगे उसमें कुछ फैसिलिटीज़ को ऐड किया और क्या कर दिया, आगे विलेजर्स को दे दिया। तो पीछे लैंडलॉर्ड है, दरमियान में हमने सबलेट किया है विलेजर्स को। पहले केस समझते जाएं। 3 फैसिलिटी हमने दी हुई हैं। हमने ह्यूमिडिटी कंट्रोल, लाइट कंट्रोल और टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दिया है, और जो प्रोड्यूस है, क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो वहाँ पर स्टोर की जा रही हैं और हम किराया ले रहे हैं। रिसेंटली द लोकल कोर्ट टुक नोटिस ऑफ अनऑथोराइज यूज़ ऑफ एमनेस्टी प्लॉट्स। ये जंगलात का इलाका होता है, इसे एमनेस्टी प्लॉट्स कहते हैं। अनऑथोराइज यूज़ हो रहा है ऑफ लैंड इन द सिटी एंड इशूड एन ऑर्डर to the authorities to demolish all unauthorized constructions and recover the land। कहता है ये क्या 2 नंबरी की हुई है लैंड है, इस पर तुम्हें गोदाम बनाने की इजाज़त किसने दे दी? ये तो एमनेस्टी लैंड है,
यहाँ तो कुछ बन ही नहीं सकता, इसलिए जंगलात में आपको गोदाम नज़र नहीं आते। पढ़ते हुए हम पाकिस्तान में नहीं है, इसका मतलब नोटिस आया तो ठीक है, ले दे के काम नहीं होगा। ठीक है, आगे जी बेटा पढ़ने दे, मज़ा आ रहा है। एसएल थ्रू अ 30-day डिमोलिशन नोटिस रिसीव्ड एट द स्टोरेज फैसिलिटी। 30 दिन का नोटिस आया, 30 दिन के अंदर गिरा दो वरना हम आएंगे तो गिरा देंगे। जैसे अक्सर रमज़ान में गरीब लोग, अच्छा जी मुसीबत है पाकिस्तान में, पूरे साल इन्हें ऑपरेशन नज़र नहीं आते। रमज़ान में गरीब लोग बेचारे अपने स्टॉल लगाते हैं, वो बांस वगैरह लगा के पूरी दुकान बनाते हैं, क्योंकि रमज़ान में दिहाड़ी लगानी होती है, फिर तोड़ने आ जाते हैं और जब उनका फल गिरता है ना यार, फिर तो यकीन करो दिल पे आ रहे चलते हैं। चाहे वो गलत बैठे हुए, लेकिन पाकिस्तान में और क्या सही हो रहा है। वो बेचारे फुटपाथ पे बैठ गए, तुमने यहाँ पे कावा पीना है फुटपाथ पे बैठ के, खाने तो उसे रोज़ी कमाने दो। ज़्यादती पे ज़्यादती और रमज़ान में करते हैं। आगे जी, डिस्कवर्ड दैट द प्रॉपर्टी दे रेंटेड आउट वाज इलीगली कंस्ट्रक्टेड। लो जी, अब पता चला है कि भाई हमने जो प्रॉपर्टी किराए पे ली है वो क्या है, इलीगली कंस्ट्रक्टेड हुई भी है। ओवर द प्लॉट ऑफ लैंड ओरिजिनली अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल। गाँव में अक्सर यही होता है, स्कूल की जगह पे मवेशी बंधे हुए होते हैं। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मेरे मुंह में खाक। अब तो मस्जिदों की जगहों पे लोगों ने अपने ये शेड्स बनाने शुरू कर दिए हैं। ये हमारे ऊपर अजाब की आखिरी लेवल है, अल्लाह की पकड़ का आखिरी लेवल के हम ये काम भी करना शुरू हो गए। अल्लाह मुझे भी महफूज रखे, आपको भी महफूज रखे। द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्ड अ स्मॉल स्कूल ऑन अबाउट 30% ऑफ द लैंड। खानापुरी के लिए लैंड पे 30% जगह पे स्कूल भी बना दिया। एंड ऑन द रेस्ट ऑफ द लैंड बिल्ड अ बल्क स्टोर स्ट्रक्चर। 30% स्कूल कर दिया, खानापुरी हो जाए, बाकी 70% पे स्टोर बना दिया। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन हमने नहीं की, लैंडलॉर्ड ने करके दिया। एसएल स्टोरेज फैसिलिटी वाज बिल्ड इन द सेड स्ट्रक्चर। एसएल को जो स्टोरेज की फैसिलिटी मिली है, जो उसने उसको रेनोवेट किया या अपडेट किया, इन 3 फीचर्स की वजह से उसने उसी 70% में किया हुआ। द डिमोलिशन नोटिस शॉक द मैनेजमेंट ऑफ एसएल एज डिमोलिशन इन 30 days can cause substantial loss of business, cost of damages to clients and cost of shifting and reconstruction। 3 खर्चे पड़ेंगे। सब्सटेंशियल लॉस होगा बिजनेस का, कॉस्ट ऑफ डैमेज देने पड़ेंगे किराएदारों को जिनका सारा क्रॉप्स पड़ी हुई हैं, कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग पड़ेगी रीस्टोर करने, और फिर रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। 4 खर्चे हैं। You as CFO of SL informed the CEO that in order to minimize the expected losses, SL needs at least 1 year to properly plan reconstruction and shifting. On the instruction of the CEO, you met with the lawyer and discussed the way out. Way out का मतलब मसले का हल। Lawyer reviewed the facts of the case and concluded that this is a lost case for the owner of the property, whereas SL as a tenant may become an aggrieved party and can file an appeal for 1 year notice time। कहते हैं ऑनर ने ये प्रॉपर्टी का केस तो हार जाना, अगर वो करेगा एज अ टेनेंट जो है, तुम क्योंकि अग्रीव पार्टी बन गए हो, रिलेटेड पार्टी बन गए हो नोटिस की, तो तुम नोटिस के अगेंस्ट अपील करो कि 1 साल का हमें टाइम दें, उससे पहले ही काम नहीं हो सकता। However, he was of the opinion that the court is likely to issue stay order in its first hearing, but will conclude the case within 1 month। कहते हैं पाकिस्तानी अदालतें नहीं है, मुझे न पकड़ने आ जाना। कहते हैं पाकिस्तानी अदालतें नहीं है, इसलिए भाई ये नहीं कि इतना लंबा मामला होगा, हमें स्टे तो मिल जाएगा, लेकिन 1 महीने के अंदर केस फाइनल होगा और फाइनल डिसीजन हमारे पास आ जाएगा। इट इज़ आल्सो लाइकली दैट कोर्ट वुड नॉट अलाउ मोर देन 3 months। कहता है 3 महीने से ज़्यादा जहन में ना रखो। ही प्रपोज सम स्ट्रैटेजीज। कहता है अब आ जा 2 नंबरी की तरफ। लॉयर है, सॉरी यार लॉयर सारे एक जैसे नहीं होते, सारे पुलिस वाले भी एक जैसे नहीं होते, सारे टीचर भी एक जैसे नहीं होते, सारे डॉक्टर्स भी एक जैसे नहीं होते। बड़े बड़े प्यारे लोगों को देखा है जो वाकई उस प्रोफेशन का जो है सर का ताज है, लेकिन अल्लाह हम सबको अच्छा बनाए तभी माशरा सही होगा। जी भाई,
हमसे तो पुलिस वाले जब भी मिले इतने प्यार से मिले कि यकीन करो इन पर तरस आता है कि अल्लाह इनकी भी तनख्वाहें, इनकी भी मुराद ऐसी करें कि ये बेचारे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। लोग कहते हैं पुलिस वाले सख्त होते हैं, हमें तो पुलिस वाले जब भी मिले तमीज़ से मिले या प्यार से मिले। हमारी शक्ल पे ही ऐसा भोलापन लिखा हुआ कि वो कहते हैं ले यार 20 रुपये जा बच्चे। चलो, he proposed some strategy that he can possibly delay the conclusion of the case and resultantly demolition for 6 months। कहता है बहुत कुछ हुआ तो 6 महीने में करवा सकता हूँ, लेकिन तरीका मेरा। You notice that these strategies include adjournment request। adjournment request होता है चीज़ों को आगे कर देना। adjourn कहते हैं ना, court is adjourned है, फिल्मों में दिखा रहे होते हैं, क्लाइमैक्स हो रहा होता है, फैसला करना होता है, सुई पे सुई चढ़ती है, ठक ठक ठक, कोर्ट इज एडजर्न। फिर हीरो रातों रात जाता है तिजोरी में से राज निकालता है, उधर फैसला होने लगता है, वो कोर्ट में पहुंचता है और क्या कहता है, माय लॉर्ड ये देखिए ये मैं ले आया। तो वहाँ कोर्ट एडजर्न्ड नहीं होगी। तो एडजर्न्ड का मतलब डिले हो जाना, यहाँ से निकला है एडजर्नमेंट। रिक्वेस्ट ऑन फॉल्स मेडिकल ग्राउंड्स। कहते हैं भाई साहब मेडिकल सर्टिफिकेट बना देते हैं कि हमारा बंदा जो है बीमार है जिसने ये सारा काम करना है, और फिर आगे क्या कह रहा है, कहते हैं एग्जीक्यूट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ डैमेज। कहता है मैनिपुलेट कर दो, विंडो ड्रेसिंग कर दो। हमारी तो ये टर्म्स है ना, हमने अपनी टर्म्स में लिखना है। मैनिपुलेट कर दो, विंडो ड्रेस कर दो। क्या विंडो ड्रेस कर दो? कॉस्ट किसकी? डैमेज की। टू क्लाइंट्स एंड शोइंग ओवर एस्टिमेटेड टाइम एंड कॉस्ट फॉर शिफ्टिंग। और कह दो शिफ्टिंग में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, शिफ्टिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, एंड रिकंस्ट्रक्शन। दो जगह पे हमें गलत गाइड कर रहा है। एक बंदा जीता जागता है माशाल्लाह 4 रोटियां खा के बैठा हुआ है, और उसे कहेंगे ये तो अब फारिग है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, ये देखो ये लिखा हुआ है मेडिकल ग्राउंड। और क्या कहता है, कॉस्ट को क्या कर दो, ओवर एस्टिमेट कर दो, ताकि हमें वो क्या मामला मिल जाए, मार्जिन मिल जाए कि हमारे पास तो इतनी कॉस्ट ही नहीं है। आगे, यू आर प्रिपेयरिंग योर रिकमेंडेशंस फॉर सीईओ ऑन लॉयर्स एडवाइस। कौन सा मॉडल लगाने लगा? टगर्स मॉडल। पहला मॉडल, पहले तो ये बताओ हमने डिसीजन किस बात पे लेना है? ट्रिपल ए नहीं भाई, ट्रिपल ए खत्म हो गया। हमने डिसीजन किस बात पे लेना है? लॉयर की एडवाइस माने या ना माने। 5 सवाल लिख लो, दरमियान में गैप रख लो, बुलेट्स बना लेंगे। तुम्हें थ्योरी पढ़ा के ना दिल चाहने लगा बी लॉ सी लॉ दोबारा पढ़ाने का। वल्लाही अंदर की दिल की बात बता रहा हूँ। ना कोई बोर्ड बनाना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, आराम से चेयर पे बैठो, चाय पियो, बच्चों से बातें करो, थ्योरी तैयार। वल्लाही सो सिंपल एंड सो इजी, सो रिलैक्सिंग मोड है। मैं इसे तो सोचा कि ये थ्योरी में क्यों आया हुआ हीरो, अब मैं समझा। लेकिन मुझे स्लाइड पे नहीं पढ़ाने का मजा आता, थ्योरी स्लाइड की नहीं। थ्योरी जो है वो अपने अल्फाज की, अपनी डिस्कशन की। लिखो 5 सवाल। हीरो ने इजाज़त दी ना तो एक लॉ ज़रूर एक सेशन का पढ़ा लो। अंडर राइटिंग दे के यार बस एक पढ़ाऊँगा, शौक़ पूरा करने दे, दिल चाह रहा है। जल्दी से कर ले भाई, एसी तेज़ करो। यहाँ तुम्हारी एक हाई टीपी है मेरी तरफ, नहीं डिस्चार्ज करके भेजूंगा, लाइबिलिटी अपनी डिस्चार्ज करूंगा फिर ही भेजूंगा, ऐसी बात नहीं। उन्हें मेरा इतना तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहा है तो खिला के ही भेजेगा।
बात आप बताइए। चलो भाई, पहला सवाल, इज इट प्रॉफिटेबल? पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है, कौन कौन? लैंडलॉर्ड को छोड़ दें, लैंडलॉर्ड हमारा कंसर्न नहीं है, लॉयर भी नहीं है, विलेजर्स हैं, हम हैं, विलेजर्स हैं, एक और पार्टी है, शाबाश, स्कूल नहीं, यूथ। स्कूल है ना, तो उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? यूथ होगी वहां की। तो 3 लोग हैं, 2 के लिए एडवाइस प्रॉफिटेबल है, हमारे लिए और विलेजर्स के लिए। किसके लिए अनफेवरेबल है? यूथ ऑफ द सोसाइटी, यूथ ऑफ द सिटी, क्योंकि उनका स्कूल 6 महीने डिले हो जाएगा। ठीक, लिखो भाई, टिश्यू ला देना जरा, जुकाम हो गया। नंबर 1 खुद लिखो ना, किसके लिए प्रॉफिटेबल है, किसके लिए नॉन प्रॉफिटेबल है, तीनों पार्टीज का लिखो। हमारा नाम कौन है? हम एसएल हैं, लिखो एसएल के लिए प्रॉफिटेबल है, विलेजर्स के लिए प्रॉफिटेबल है। आवाज जा रही होगी, ये गिरा हुआ था माइक। विलेजर्स के लिए प्रॉफिटेबल है, एसएल के लिए क्योंकि डिले हो जाएगी डिमोलिशन, और यूथ ऑफ द सिटी के लिए नॉन प्रॉफिटेबल है। तीनों का प्रॉफिट लिख देना। हमें जो है वो डिमोलिशन डिले हो जाएगी, उनकी क्रॉप सेव हो जाएंगी, और यूथ का स्कूल जो है वो डिले हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या था? इज इट लीगल? अब यहाँ पर डिबेटेबल पॉइंट होता है, यहाँ पर डिबेटेबल पॉइंट होता है। वो स्ट्रेटजी बता रहा है लॉयर के कैसे हमने नोटिस टाइम को बढ़ाना है, तो लॉयर की तो स्ट्रेटजी यही होती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस केस को फाइल करते हुए कोई इलीगल इशू आ सकते हैं। हाँ, जहाँ हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएंगे, जहाँ आप, अच्छा ये एस्टिमेशन पे आप बच जाएंगे। आप टाइम की एस्टिमेशन कर रहे हैं, एस्टिमेशन एक अंदाज़ा है, आप इस पर किसी को, मसला मैं कहूँ यार अंदाज़ा है कोर्स 200 घंटों में ख़त्म होगा, तो आप जाके कोर्ट मेरे पे केस नहीं कर सकते, जनाब इन्होंने 200 घंटों का अंदाज़ा लगा लिया। तो एस्टिमेशन पे सेविंग है। हाँ, जहाँ वो कह रहे हैं ना फॉल्स मेडिकल ग्राउंड्स, अच्छा यहाँ पर भी इतना बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जो टोटली एक अनयूजुअल रूटीन है, मसलन मैं अगर डायबिटिक हूँ, मैं अगर हाई बीपी पेशेंट हूँ, अगर मुझे कोई स्किन एलर्जी इशू है, अगर मेरे बाल उतरते हैं, इसका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो इलीगल होना लॉयर की एडवाइस पर एक जगह पे नज़र आ रहा है जहाँ पर आप फॉल्स मेडिकल दे रहे हैं, बाकी इश्यूज पर ऐसा जो है इलीगल होना नज़र नहीं आ रहा। तो मे और मे नॉट का वर्ड यूज़ करें ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें। लिखने ऑन लीगल ग्राउंड्स it seems less legal issues, although two things seems to be illegal. Number 1, false medical certificate. Second, overestimation of costs. Overestimation of cost.
अच्छा एक और भी है, हाँ वो तो उसी में आ गया ना, एडजर्न करने के लिए कह रहे हैं कोर्ट को मेडिकल ग्राउंड्स पे। इसके बाद क्या था, इज इट फेयर। अब किसी के लिए फेयर होगा, किसी के लिए फेयर नहीं होगा। किसके लिए फेयर है, विलेजर्स के लिए फेयर है। उन्होंने पैसे दिए हुए, उनकी क्रॉप्स पूरे साल की डिपेंड कर रही हैं, उनके लिए ये फेयर है। फिर दोबारा आ जाए तो यूथ के लिए ये फेयर नहीं है, यूथ के लिए अनफेयर है। अच्छा ये ऊपर ही जवाब आ गया था, जिसके लिए प्रॉफिटेबल होगा आमतौर पे उसी के लिए फेयर होगा, जिसके लिए नॉन प्रॉफिटेबल होगा उसके लिए अनफेयर होगा। मोर और लेस ये तकरीबन सेम चल रहा होता है। तो लिख लीजिए एज अ टेनेंट हमारे लिए भी फेयर है, अपने आप को भी लेके चलिएगा तो लिख लें एज अ टेनेंट फेयर फॉर एसएल। अच्छा उधर लिखा हुआ भी है कि हमें डिस्कवर अब हुआ है कि यार ये अनऑथोराइज्ड लैंड पे बना हुआ था। कई दफ़ा ऐसा होता है, शरीफ आदमी फंस जाता है दरमियान में। आप किसी घर में शिफ्ट हुए, वहाँ मीटर पहले ही टेम्पर्ड हुआ था, उस वक्त तो लेन देन से काम चल रहा था, जब आप शिफ्ट हुए तो रेट पड़ गई। इसका मतलब है शरीफ आदमी ने तो बेचारे ने नॉर्मल किराए पे मकान लिया था, उसे क्या पता था कि मीटर जो है वो टेम्पर्ड हुआ है, उसे तो नहीं पता था। उसे तो नहीं पता था कि वापडा की सिक्योरिटी रहती है। और कई दफ़ा शरीफ आदमी बेचारे जब एंटर होते हैं उसी वक्त फंस जाते हैं। तो लिख लीजिए टेनेंट के लिए फेयर है। थैंक यू, इजी हो के आया कर यार, नहीं कोई मसला नहीं, छोड़ दिया तेरे लिए अब ये चीज़ भी, कुर्बान कर दी अपनी ये चीज़ तेरे पे, तू भी अपना वज़न कुर्बान कर दे, हैं तेरी मेहरबानी। नहीं तो बंदा है हमारे पास, वज़न कुर्बान कर अल्लाह के बंदे, वरना रिश्ता कुर्बान हो जाएगा तेरा। हाँ बाद में तू कहा करेगा लोगों को मेरे वज़न पे मेरा रिश्ता कुर्बान हो गया। अगलों ने कहा नहीं सर आपकी मेहरबानी, हम इंसानों में बसते हैं, इंसानों में से ढूंढ लेंगे। ठीक क्या कह रहा है, उन्होंने या मैंने, मैं तो होऊंगा तेरे से पूरा पर्सनल बेटा, मैं तो वहाँ तक पर्सनल हूँगा जहाँ तक तू खुद से पर्सनल नहीं होता है। आगे बता, आगे का सोच मोटू, क्या लिखा है। टेनेंट के लिए फेयर है, विलेजर्स के लिए फेयर है, यूथ ऑफ द सोसाइटी के लिए फेयर नहीं है। इसके बाद क्या अगला सवाल, इज इट राइट। बोलें जी राइट है। अंदर से मुतमईन है आप, नहीं है, हाँ अंदर से आप मुतमईन नहीं है। क्यों मुतमईन नहीं है, क्योंकि आपकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी जो है वो इस पर क्वेश्चन मार्क पुट कर रही है। यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो एक मुनासिब बात नहीं है। तो लिख रहे ऑन पर्सनल ग्राउंड्स, ऑन पर्सनल वैल्यूज कर लें। It's not right for you to be responsible to promote any strategy of the organization which seems to be illegal। पीछे आपने कह दिया भाई इलीगल है और आप जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये पर्सनली आपके लिए सही बात नहीं है। इसमें से अगर आप देखें तो होनेस्टी भी हिट हो रही है भाई, अगर आप लॉयर की ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो होनेस्टी भी हिट हो रही है, लीगल इशू भी हिट हो रहा है। अगर आप किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो वहाँ जो स्टैंडर्ड्स की एडहेरेंस है वो भी हिट हो रही है। आखिरी पॉइंट क्या, अच्छा ये जो बताना होता है इज इट राइट, ये किसके हिसाब से बताना होता है, खुद के हिसाब से, जिसके आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, जिसके हाथ में है इस वक्त पर्टिकुलर एक्शन लेना, डिसीजन लेना। इसके बाद क्या जी, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। अगर ये डिले हो जाए 6 महीने के लिए तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है या बुरा है। एनवायरनमेंट क्या है, इलाका।
अब ज़रा विजुअलाइज करो, एक तरफ हम रहते हैं लाहौर की पोल्यूशन में, एक तरफ ज़रा 2 घंटे 2.5 घंटे के आगे चले जाएं, खेत हो, बागात हो, पानी बह रहा हो, दरख्त जो है इस पे खोशे लटके हुए हों, तो बताओ ज़िंदगी का मज़ा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो एनवायरनमेंट 6 महीने अगर ये डिमोलिशन डिले हो जाए तो अच्छी फील होगी, बुरी फील होगी? एनवायरनमेंट, माहौल अच्छी फील होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? फिजा, सराउंडिंग, व्यू, सीन, क्लाइमेट, इन सब चीज़ों को कहते हैं कि एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो बागात रहेंगे, खेत रहेंगे तो एनवायरनमेंट तो अच्छी फील होगी, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग बन गई, इससे एनवायरनमेंट पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आना। खुले मैदान होंगे, खेत होंगे, दरख्त होंगे, इससे एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ये लाहौर क्या हो गया? ये अपने गार्डन टाउन की एग्जांपल ले लो। यकीन करो, बाज़ दफ़ा वो आगे ना जीना हॉस्पिटल से पीछे फैसल टाउन से आके काले रंग की एक बिल्डिंग बनी है यार, वो ऐसा लगता है कोई जिन खड़ा है। गाड़ी से एकदम देखो ना, काला उसने वो किया, उसने अच्छा फ्रंट भी सारा काला बना दिया, पता नहीं सबवे के साथ आगे काले रंग की बिल्डिंग है यार, वो ऐसा लगता है कोई जिन है। अच्छा, इधर एक IT बिल्डिंग है फिरोजपुर रोड पे, वो इस तरह की शेप बनी हुई है जैसे वो दुबई की बिल्डिंग से होती है। नहीं, न्यू नहीं है, पुरानी है, फिरोजपुर रोड पे। वो भी एकदम, जब शब जुमा पे जाता हूँ ना और गाड़ी को एकदम देखो तो ऐसा लगता है कि यार ये अभी ऊपर आ जाएगी, अभी ऊपर आ जाएगी। ये जितना मिडल ईस्ट का, खासकर दुबई का कंक्रीट है, उनकी बिल्डिंग्स हैं, वो एक दफ़ा खड़े होके ना पिछले दिनों, हाँ पिछले साल में दुबई के हब में ही था, कि ऑफिस में गया हुआ था, वहाँ से मैं बाहर निकला तो मुझे पता नहीं चल रहा था मैं किस रूट से आया हूँ। तो मैंने जो इस तरह देखा ना, तो 1 मिनट को मैं डर गया कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये किन जिनों के दरमियान में मैं हूँ। साइकोलॉजिकली इफेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, वही टच पहले कराची में था, वो टच लाहौर में आ गया। लाहौर में भी अब बाहर निकलने को दिल नहीं करता। मुझे नहीं पता आपका ये जहन है या नहीं, मुझे एम्पोरियम जाते हुए ना एक अजीब सा फोबिया होता है। ये जो एम्पोरियम मॉल है, मैं घर वाली को कहता हूँ यार मैंने नहीं जाना, तेरी मेहरबानी कहीं और से कुछ ले ले। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे ही एंटर हुए ना, यूँ देखो तो बंदे को एक वहशत सी होती है कि यार कहाँ फंस गए हम कहाँ फंस गए। इस साइकी होती है इंसान की। जैसे मुझे, क्योंकि तो नेचुरल सीन अच्छे लगते हैं, कंक्रीट मुझे कभी भी नहीं अच्छी लगती। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से मेरे लिए तो आइडियल है। मैं तो कहूँगा 6 महीने छोड़ यार, 5 साल का इन्हें टाइम दे दें। हाँ, दूसरी तरफ सोशल में तुम कहोगे अक्ल कर, बच्चों का स्कूल है जहाँ तू बागात की ख्वाहिश लेके बैठा हुआ। तो यहाँ हम सोशल पे नहीं है, किस पे हैं? एनवायरनमेंट पे। और जितने ये ऑर्चर्ड्स और जितने ये फील्ड जो हैं ये ज़्यादा देर के लिए रहेंगे, उतनी एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव रहेगी। तो लिख लें, retaining the fields and orchards in the city definitely enhance environment। ये तो खुद लिख लो ना बच्चों, अब ये ऐसे तो ना करो ना। will increase sustainability कर दें, will increase sustainability। sustainability का मतलब ये है कि आप environment के हिसाब से देख रहे हैं। सस्टेनेबल है भाई, एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव है। मुश्किल तो नहीं लगा? इज इट फेयर? सोशल लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए। 3 लोग हैं ना, तो तीनों के लिए। जिनका प्रॉफिट देख रहे होते हैं ना, आमतौर पे उनकी ही सोशल पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं। आप देखें, जिसके लिए प्रॉफिटेबल है उसी के लिए सोशली वायेबल है, और जिसके लिए नॉन प्रॉफिटेबल है उसी के लिए आप कह रहे हैं कि सोशली इसके लिए सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि जो सोशली इन्वॉल्व है उनका प्रॉफिट भी इन्वॉल्व हो। प्रॉफिट मीन वैल्यू। अब स्टूडेंट को क्या प्रॉफिट मिलना है? स्टूडेंट को तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलना, उसको तो एजुकेशन मिलनी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनके लिए ये नॉन प्रॉफिटेबल है। तो लिखना प्रॉफिटेबल मीन वैल्यू कैरी करना।
इस डिसीजन में उनके लिए क्या वैल्यू है, क्या प्लस है क्या माइनस है। अब 3 पास पेपर आए हैं, तीनों पास पेपर कर लेते हैं, कर दें भाई। आओ बच्चों पास पेपर करते हैं। आगे चलें भाई, डेट वाला पास पेपर नहीं तो एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इससे पीछे जाए, आगे जाए, चलें भाई। अगला करें, पहले नेक्स्ट करें। देखें भाई कितने मार्क्स है, 6 मार्क्स है। कौन सा मॉडल लगाने के लिए कह रहा है? टगर्स 5 क्वेश्चन मॉडल। ट्रिपल ए नहीं आया अभी तक, आपने नोट किया, उसका कोई पास पेपर नहीं था, आपके लिए इंपॉर्टेंट है 7 स्टेप, ठीक है। क्या कर रहे हैं नवाज अली, यार तुम तो मेरा गर्दन आज थका दोगे यार। नहीं वो कहीं से भी देखो, ऊंचा देखना पड़ रहा है यार। सर इतने अच्छे तो हम हैं नहीं, इतने अच्छे होते तो आपको पढ़ा रहे होते। आज तो हमने वैसे भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगानी है अपनी। नवाज अली वाला क्वेश्चन है। नवाज अली अ सीनियर कंसल्टेंट एट वर्टेक्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स अनकवर्स, अनकवर्स का मतलब डिस्कवर, अनकवर्स का मतलब डिस्कवर, पता चला, केम टू नो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज? पैसे का मसला है भाई। इन अ प्रोमिनेंट क्लाइंट्स रिकॉर्ड्स एंड प्रॉम्प्टली रिपोर्ट्स द सेम टू द मैनेजिंग पार्टनर। फाइनेंशियल एडवाइजर हैं हम, एक तरह से ऑडिट फॉर्म समझ लें, चेक एंड बैलेंस हम चेक कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स चेक कर रहे हैं, और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नज़र आई है प्रोमिनेंट क्लाइंट्स रिकॉर्ड्स। प्रोमिनेंट का मतलब मेजर, मेजर सब्सटेंशियल, जिससे मुझे सब्सटेंशियल इनकम आती है। एंड प्रॉम्प्टली रिपोर्ट्स का मतलब फ़ौरन बता दिया, द सेम टू द मैनेजिंग पार्टनर आसिफ अहमद। हाउएवर आसिफ अहमद फेसेस अ चैलेंजिंग डिसीजन। ऊपर वो हमारा सब्सटेंशियल क्लाइंट है और उसके रिकॉर्ड्स में इरेगुलरिटी है, हमें पता चल गई, अब हम फंस गए। आगे जाएं तो आग, पीछे जाएं तो पानी आए। एज टेकिंग डिसीजन अगेंस्ट द क्लाइंट कुड लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस फॉर बोथ द फर्म एंड द क्लाइंट को भी मसला पड़ेगा, क्लाइंट की रिप्यूट ख़राब हो जाएगी, पता चल जाएगा लोगों को यार ये तो काम ही ख़राब कर रहा है। आगे अप्लाई टगर्स 5 क्वेश्चन मॉडल टू द सिचुएशन एंड एडवाइज एन एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर आसिफ अहमद टू टेक। आसिफ अहमद भाईजान को टगर्स के 5 क्वेश्चन मॉडल के अकॉर्डिंगली गाइड करना हमने कि भाई तुझे क्या करना चाहिए, तुझे क्या करना चाहिए। कितने सवाल? 5 लिखो, 5 सवाल जवाब बनाते हैं। 5 सवाल लिखे। जी भाई, आसिफ ने डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? इसको रिपोर्ट करना है या नहीं करना। अच्छा, जब आप डिसीजन लेने जा रहे हैं ना, तो डिसीजन इसका नहीं लेने जा रहे हैं नहीं करने का, अपने आप को क्या समझाना है, जवाब किसका देना है कि मैं ये करूं तो क्या इफेक्ट आएगा, ये नहीं कि मैं ना करूं तो क्या इफेक्ट आएगा। उधर लॉयर ने क्या कहा था, ये करो, हमने इसको सोचा। यहां क्या करना है, रिपोर्ट करूं या ना करूं। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन पे ये लिखें, जवाब इसका लेकर आना है कि रिपोर्ट करूं या ना करूं। रिपोर्ट करने का डिसीजन देना,
रिपोर्ट करने का डिसीजन, डिस्क्लोज करने का डिसीजन। बताएं जी, एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर हम ये रिपोर्ट कर दें, पहले तो ये बताएं कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तीसरा भी बता दें मुझे कौन है, दो, एक हम और एक क्या नाम है उसका, आसिफ तो हम है ना, दूसरा कौन है हमारा क्लाइंट, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। नवाज अली तो आसिफ ही का असिस्टेंट है। तुमने क्वेश्चन क्या पढ़ा यार, तुम तो नॉवेल की तरह पढ़ने में लगे हो। ठीक है यार, बाद में देख लेंगे हीरो कौन था, हीरोइन कौन थी। जैसे इंग्लिश गाने पे पैर हिलाने हमें आते हैं, वो क्या बोल रही है हमें भी नहीं पता। क्लाइंट है और फर्म है भाई, दो पार्टीज इन्वॉल्व है मेरे बच्चों। ध्यान से पढ़ो मेरा बच्चा, ध्यान से पढ़ो। नवाज आप जैसा कोई वर्कर था, उसने आइडेंटिफाई किया, उसने आके मुझे बताया मैं आसिफ हूं कि भाई वो जो फर्म है ना उसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। अब आसिफ बेचारा टेंशन में बैठा हुआ है। क्या टेंशन है उसे, मैं डिस्क्लोज करूं या ना करूं। अब पहला सवाल, डिस्क्लोज करना प्रॉफिटेबल है या नहीं। मेरा सवाल ये था, कितनी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। दो, एक क्लाइंट और एक हमारी फर्म। अब बताओ क्लाइंट के लिए अगर डिस्क्लोज हो जाए तो उसके लिए प्रॉफिटेबल है या नुकसान है, नुकसान है। अच्छा, हमारे लिए भी नुकसान है शॉर्ट टर्म। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म पे हम ऐसे ही बिहेवियरल एस्पेक्ट अडॉप्ट करते रहे, एथिकल असाइनमेंट परफॉर्म करते रहे, तो फिर एम्प्लॉय की कमिटमेंट बढ़ जाएगी, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी, रेगुलेटरी बॉडी हमें वन अप कर देगी। जैसे पाकिस्तान में QCR ऑडिट फॉर्म्स भी हैं, सादी ऑडिट फॉर्म्स भी हैं। QCR ऑडिट फॉर्म का मतलब क्या है, ICAP का कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा मैंने थ्योरी ना आपको याद नहीं करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पढ़ाया है कि कहीं से उठा के भी लेकर आओगे, सही उठा के लेके आओगे तो बिल्कुल निशाने पे बात बैठेगी। आपको कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सोचना है आपने। हम थ्योरी में अक्सर यहाँ से नहीं सोचते, हम बुक से पढ़ रहे होते हैं। बुक्स में थोड़ी थ्योरी है यार, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बुक से मिलती तो सारे ही स्ट्रेटेजिक लेवल के मैनेजर बन जाते। दिमाग अप्लाई करो, दिमाग अप्लाई करो। अब फर्म का जो है, जो क्लाइंट है, उसका सिर्फ नुकसान बताओगे, अपना शॉर्ट टर्म भी बताओगे, तो शॉर्ट टर्म में तो हमें नुकसान होगा, क्लाइंट चला जाएगा, सब्सटेंशियल क्लाइंट है। लेकिन इसके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव है, ऑल्दो दे विल टेक सम टाइम टू रीएस्टैब्लिश द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय कमिटमेंट, on the basis of customer satisfaction, on the basis of regulatory bodies uplifting for our perception। हमारी परसेप्शन उनकी बुक्स में बढ़ जाएगी। लिख लिया, आगे चलो। अच्छा, ज़्यादा भी ना लिखना, जज्बाती हो जाओ। 6 नंबर है, मैं तो ज़्यादा ही बोलूँगा। अगला सवाल क्या था जी भाई, बोले भाई। मैं जो डिसीजन दे रहा हूं वो लीगल है जी, लीगल है, डेफिनेटली लीगल है। हाँ, अगर मैं डिसीजन ना दूं, डिस्क्लोज ना करूं, तो वो इलीगल हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, कोई फ्रॉड वगैरह हुआ तो हम भी विक्टिम बन सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारा ये डिसीजन देना लीगल है। हाँ, अगर हम डिसीजन नहीं देते, डिस्क्लोज नहीं करते, तो इलीगल हो सकता है, अगर उसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में कोई फ्रॉड इन्वॉल्व है, कोई करप्शन इन्वॉल्व है, कोई एम्बेजलमेंट इन्वॉल्व है, कोई मिस एप्रोप्रिएशन इन्वॉल्व है, कोई डिफॉल्केशन इन्वॉल्व है। ये सारी टर्म सिखाई हुई R1 R2 में आपको। मुश्किल तो नहीं लग रहा टैगर्स मॉडल। अब तीसरा सवाल बताओ, फेयर। जी भाई, जी भाई, क्या ये फेयर है? फेयर मतलब
जो बाकी लोग हैं उनके लिए ये सही है या गलत है, वो क्या सोचेंगे, उनके लिए क्लाइंट के लिए ये फेयर है। मैं लीगल इलीगल नहीं पूछ रहा, प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल नहीं पूछ रहा, फेयर है। अभी एक टिप मैंने दिया था, ऊपर जिसके लिए नॉन प्रॉफिटेबल होगा वो ये कह रहा होगा यार ज्यादती कर रहे हो। मसलन एक बच्चा यहाँ नकल कर रहा है, मैंने उसे पकड़ लिया, उसका पेपर कैंसिल कर दिया, मैंने तो लीगल इशू पे सही काम किया। अब ज़रा उसकी आंखों में जाके देखो, आंसू होंगे, क्या कह रहा होगा, सर इसी पेपर की बेस पे रिश्ता पक्का होना था, आपने मेरी ज़िंदगी से खेल गए सर। अब आखिरी दिनों में क्या क्या डायलॉग आते हैं, यकीन करो, बड़े मगरूर टीचर हो, बच्चे का करियर दाव पे लगा हुआ है, तुम जवाब दे दो तो तुम्हारा क्या जाए, अंसारी 10-15 घंटे दे दे मुझे थोड़ा सा पढ़ा दे। अब ये क्या हो रहा है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है। क्या हो रही है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है। अब अगर जवाब नहीं दोगे तो स्टेटस क्या लगेगा, मगरूरों की दुनिया का सबसे बड़ा मगरूर नवीद अंसारी। भाई तुझे 5 महीने हाथ जोड़ते रहे, इतने इतने जख्मों में बीमारियों में आते रहे, पढ़ ले, जब तूने बॉदर नहीं किया अब तू कह रहा है यार मेरे साथ अनफेयर कर रहे। लिखे as far as fraud person is concerned, as far as fraud person or team is concerned, they will definitely take it as unfair. But other stakeholders of the client, but बोले other stakeholders of the client like investor, shareholder कहने, like shareholder, will definitely take it as fair. अच्छा, हमारे बाकी क्लाइंट्स को जब ये खबर मिलेगी तो वो इसे कैसा लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? हमारे क्लाइंट्स पॉजिटिव लेंगे तो उनके लिए ये फेयर है। अब ये 2 मिनट पहले एक पॉइंट बोला था, ज़रूरी नहीं ऊपर जिनके लिए मैं प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल बता रहा हूँ उनको मैं सोशली भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। अब ऊपर 2 थे प्रॉफिटेबल, दोनों के लिए नुकसान था, जब सोशल में आया तो मेरा व्यू ब्रॉडर हो गया, मैं सिर्फ उनके हिसाब से नहीं सोचूंगा, अपनी सोशल लाइफ के हिसाब से सोचूंगा। किसके हिसाब से? सोशल लाइफ के हिसाब से। तो लिखें ऑन अदर क्लाइंट्स ऑफ द फर्म it will definitely have a positive fair value. This decision कर लीजिएगा, this decision will definitely have a positive fair value. What about our firm? हमारी फर्म के स्टेक होल्डर्स के लिए ये फेयर है अनफेयर है? हमारे लिए ये डिसीजन लेना फेयर है? फेयर है भाई, नहीं यार शॉर्ट टर्म में नहीं कहना फेयर, शॉर्ट टर्म में भी फेयर होगा, लॉन्ग टर्म में भी फेयर होगा। प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में लॉस हो सकता है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में लॉस हो सकता है। मतलब मैं इस डिसीजन के अगेंस्ट जाऊं तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होगा लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस होगा। इस डिसीजन को मैं इंप्लीमेंट करूं तो शॉर्ट टर्म में लॉस होगा, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। लेकिन जो ये सोशल लाइफ होती है ना, इसका विजन जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में चेंज नहीं होता। अच्छा काम शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रहेगा, बुरा काम लॉन्ग टर्म में भी बुरा ही रहेगा। क्लियर? तो हर चीज को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से लिंक नहीं करना। इसके बाद क्या अगला? हाँ जी बताएं जी, राइट है रॉन्ग है? आसिफ अहमद साहब के हिसाब से राइट है, तो लिखें डेफिनेटली इट इज राइट from Asif Ahmed's perspective, ensuring integrity, objectivity, honesty,
self confidence, adherence to professional standards if involved, लिखा हो गया ना पेपर में। अच्छा जी, अब ज़रा बताएं, जो बैंक में फ्रॉड किया है उससे बाहर जो ग्रीन बेल्ट थी उसके कितने दरख्त कटे हैं? कोई नहीं कटा ना। बैग में लेके गया होगा ना पैसे, या पोल्यूशन फैलाई होगी हवा में, उसने नोटों की सिगरेट बनाई होगी और कश लगाए होंगे, ऐसा कुछ नहीं किया होगा ना। तो इसका एनवायरनमेंट से तो भाई ज़बरदस्ती ना लिखा ना हो भाई फ्रॉड ने एनवायरनमेंट को बड़ा ख़राब किया, देखे ना हवाओं में जो है वो नोट उड़ रहे थे, उन्होंने पॉल्यूशन फैला दी थी। तो एनवायरनमेंट मीन फिज़ा, माहौल, और फ्रॉड माहौल को ख़राब नहीं करता। आपकी मेहरबानी। ये रमज़ान में मगरिब की नमाज में ख़ासकर रोज़ा खोल के पकोड़े खाए, उसके ऊपर माशाल्लाह केचप डट के चटनियाँ खाई, फिर आ गए मस्जिद में। पहली रकात तो माशाल्लाह गले साफ करते हुए गुजर जाती है। ओ भाई तू पहले नमाज मगरिब की पढ़ ले, उसके बाद जाके केचप फाड़ ले। यकीन करो फजर में तो फिर कम होता है, मगरिब की नमाज में तो आप नोट कीजिएगा दूसरी तीसरी रकात तक यही चलता रहता है। इसलिए जो अच्छे समझदार लोग होते हैं वो मगरिब की नमाज से पहले, मेल्स की बात कर रहा हूँ, वो ये इफ्तारी नहीं करते। हल्का सा पानी पिया, कोई खजूर ली, अपनी नमाज को प्रॉपर किया। अल्लाह मुझे भी ये तौफीक दे दे। मैं नसीहत के तौर पे बात नहीं कर रहा होता, मैं सिर्फ सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, अपनी ज़ात को निशाना बनाकर, अपनी ज़ात को निशाना बनाकर बयान करना नेक लोगों का काम है, नेक टीचर्स का काम है। हम तो भाई पहली बड़े गुनाहगार हैं, अल्लाह आपकी बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दें। तो लिख लें भाई, एनवायरनमेंट का इस पर्टिकुलर केस में कोई लिंक नहीं है, ज़बरदस्ती बनाने से परहेज़ करें। बाज़ दफ़ा आप किसी फंक्शन पे ज़बरदस्ती ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी, आपको कहीं देखा है? मुझे लगता है आप हमारे घर आए थे। नहीं नहीं, मुझे लगता है बचपन में मैं आपके घर आया था। ये मोटू तो जिसे कहता होगा वो कहती होगी नहीं अंकल, नहीं अंकल, हमने आपको कभी नहीं देखा। नहीं अंकल, ये भी क्या कहेगा? नहीं नहीं, ये तो अब मैं मुफ्त का माल खा के मोटा हुआ हूँ, शादियाँ खा के, पहले तो मैं ऐसा हुआ करता था। फिर वो कहेगी हाँ हाँ, लगता है ऐसी गोल गोल सी शक्ल हमारे घर में कभी आई थी और सारे बिस्किट खा गई थी, ग्लूको बिस्किट। मोटू तो ध्यान से, किसी फंक्शन में आज आप शादी में जाने ज़रा ध्यान से। फैमिली की शादी है, फैमिली में है, फैमिली में नहीं है, अनजाने अनजाने हॉल में जा रहा है, इसका मतलब खुल के खाएगा, कोई जानने वाला भी नहीं होगा। वैसे इंसान जो है ना, अनजाने जो फंक्शन होते हैं उसमें आराम से बैठ जाता है। जानने वाले फंक्शन में तो अब्बा जी जो है ना, वो इतने लोगों से शेक हैंड करवाते हैं, जी ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। जी तुम्हारा ही बच्चा, अब हम क्या करें भाई? अब्बा जी ने लेके जाना, फंस गया फिर तो। टोपी पहन के तस्वीर लेके जाई है ताकि लोग समझे शरीफ बच्चा है। लो भाई अगले पास पेपर पे आ जाए। डिसीजन हमने नहीं देना होता भाई, इसमें डिसीजन हमने कहाँ लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है एन एडवाइस, लिख दें भाई। कीपिंग द अबव 5 स्टेप्स इन माइंड, keeping the above 5 factors in mind, keeping the above 5 factors in mind, Mr. Asif should go for disclosure of these financial irregularities which may harm short-term profits of the firm
but on the basis of adherence to integrity, objectivity, professional standards, and ethics, it will definitely pay the firm in future. एडवाइस मांगे तो देना टगर्स मॉडल में, एडवाइस ना मांगे तो ना दीजिएगा। अच्छा 6 नंबर में इतना भी ना लिख के आना कि पता चले कहीं और के नंबर जब आए, यार थ्योरी बड़ी अच्छी पढ़ी थी तो मैंने तो थ्योरी में ना अन्य वही टाइम लगाया था। आगे आए, ये रहने दे, अभी पढ़ें जी। कितने मार्क्स हैं? कब आया था? ऑटम 22 में। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़ें भाई। यार मैंने जान के नहीं मंगवाई है, मेरी क्लास डिस्टर्ब होती हुई मुझे महसूस हो रही थी, मुझे ना 20 मिनट में एक और पास पेपर करवा के आपको कंक्लूड करवाना। माजरत मेरा बेटा, टाइम आज थोड़ा बचा मेरे पास। साथ को बुलाया था भाई अहमद, फाइका वाले प्रिंट देगा मुझे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 ऑटम 22, क्वेश्चन नंबर 3 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। नॉर्दर्न होटल्स लिमिटेड NHL इज प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू रिजॉर्ट अलोंगसाइड अ लेक इन बेबून वैली। क्या बनाने लगा है? रिजॉर्ट बनाने लगा। रिजॉर्ट मीन होटल टाइप बनाने लगा। ठीक है भाई, हिल स्टेशंस पर छोटे छोटे होटल्स को क्या कहते हैं? रिजॉर्ट्स कहते हैं।
रिमोट एरिया ऑफ पाकिस्तान, रिमोट एरिया कहीं बलोचिस्तान से आगे कहीं बॉर्डर पास होगा। ऑल्दो द वैली इज़ नोन फॉर इट्स सीनिंग व्यूज़, व्यूज़ बड़े प्यारे हैं, एनवायरनमेंट बड़ी अच्छी है। इट इज़ लार्जली कट ऑफ फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू इट्स पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है इसलिए एक्सप्लोर नहीं कर सकी दुनिया, और अभी तक ये जो है पाकिस्तान के मेन एरिया से कट ऑफ हुआ है। ये जितने दर्रे हैं बलोचिस्तान के, ये आमतौर पे पाकिस्तान की मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कट ऑफ है। देयर इज़ नो सीवरेज सिस्टम इन द वैली, सीवरेज सिस्टम नहीं है, एंड ऑल द बायो वेस्ट क्रिएटेड बाय द लोकल इज पुट टू ऑर्गेनिक यूज़। जितना बायो वेस्ट है वो सारा जो है सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से जो है ऑर्गेनिक यूज़ में डाल दिया जाता है। पीपल रिजाइडिंग इन द वैली हैव बीन लिविंग देयर बिलो द पॉवर्टी लाइन। जहाँ पर इवन सीवरेज सिस्टम ना हो वहाँ लिविंग का लेवल क्या होगा, कहता है जो पॉवर्टी की लोएस्ट लाइन है उससे भी नीचे फॉल कर रहे हैं। NHL हैज़ ऑब्टेन्ड ऑल द रेलिवेंट गवर्नमेंट अप्रूवल सारे मिलके हैं रिजॉर्ट बनाने के। एज पार्ट ऑफ द अप्रूवल NHL विल बिल्ड प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू द रिजॉर्ट। तो लगता है ये शहबाज शरीफ भाई का कोई रिश्तेदार है, उसने वहाँ तक रोड पहुँचाने की भी जिम्मेदारी ले ली है, इसकी भी अप्रूवल ले ली है। तो रिजॉर्ट भी बनाएगा और यहाँ इस्लामाबाद मोटरवे से लेकर उस बैबून वैली तक का रोड भी अवेलेबल होगा कि टूरिस्ट जो है वहाँ पर विजिट कर सके। NHL हैज़ आल्सो बीन एबल टू एंटर अ डील फॉर द लैंड एट अ सिग्निफिकेंटली लोअर मार्केट प्राइस। ये अक्सर ऐसे ही होता है, सोसाइटीज़ वालों ने जब रिमोट एरिया पे कोई सोसाइटी बनानी होती है तो वहाँ गांव वालों को जाते हैं, उन्हें नहीं बताते हमने सोसाइटी बनानी है, उन्हें यही समझते हैं वो लोग के यहाँ इन्होंने भी खेत उगाने होंगे, क्या कर लेते हैं सस्ते दामों ख़रीद लेते हैं। मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ वहाँ पे उसने सस्ते दामों ज़राई ज़मीन ख़रीद ली, बाद में उसके ऑनर ने लैंड के उसको रोडा को पेमेंट करके उस ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड में कन्वर्ट करवा लिया। अब सस्ते दामों किसानों से ख़रीद ली लेकिन बाद में सोसाइटी के रेट पर उसे बेच दी। कहता है ऐसे ही हमने मार्केट प्राइस से बहुत कम पर ज़मीन ख़रीद ली है वहाँ के लोकल से। अच्छा जी, फिर क्या किया? NHL expect to achieve its objective of high profit due to very low operational cost as the labor is available in the valley at a very significantly reduced rate। जहाँ पॉवर्टी की बिल्कुल बॉटम लाइन हो वहाँ पर लेबर बहुत चीपर रेट पर मिलेगी। पाकिस्तानी मेजर एक्सपोर्टर जो है आज से 20 साल पहले बांग्लादेश क्यों किया था? लेबर रेट कम था, यहाँ रेट बहुत हाई मांगते थे, वहाँ रेट बहुत कम मांगते थे। अब उन्होंने करते करते अपना GDP इतना हाई ले गए कि टका जो है बांग्लादेशी टका वो पाक रुपये के मुकाबले में स्ट्रांग हो चुका है। तो वहाँ पे सस्ती लेबर मिल रही है और ज़मीन भी सस्ती खरीद ली है। ऑन द अदर हैंड द लोकल्स हैव आल्सो फोरसाइटेड होता है देखना, विजुअलाइज करना, सोचना, प्रिडिक्ट करना, that this will bring tourism in the area and will create greater earning opportunity। उन्हें भी ये है कि यार अगर रिजॉर्ट खोल के तो टूरिस्ट आएंगे तो हमें भी कामकाज मिलेगा, हमारा भी कुछ अर्निंग होगी। अप्लाई द टगर्स 5 क्वेश्चन मॉडल ऑन द अबव सिनेरियो। एडवाइस नहीं मांग रहा है, एडवाइस कोई है भी नहीं यहाँ पे, जनरल डिस्कशन है। अब बताना है जी प्रॉफिटेबल। पहला सवाल, कितने लोग हैं? 2 पार्टीज हैं, एक हम एक वहाँ की लोकल कम्युनिटी। हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, ये लिखा हुआ है भाई हाई प्रॉफिट्स हैं, उनके लिए है, उनके लिए भी प्रॉफिटेबल है, उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिजनेस के मौके मिलेंगे। जितने हिल स्टेशन हैं ये शायद यहाँ के लोकल दुकानदारों से ज़्यादा कमा रहे होते हैं, टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ पर रेट भी हाई होते हैं। तो लिखने दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है। अंदर मटीरियल खुद लिखा करें। आप कहते हैं वो भी तू डिक्टेट करवान सारी, हम FSC के बच्चे बैठे हुए बाबे हो गए अल्लाह के बंदे, उम्रें निकल रही जा रही हैं, जल्दी करो। कुछ लोगों के वज़न निकले जा रहे हैं, कुछ लोगों की उम्रें निकली जा रही हैं। चलो जी, अब मैं ये नसीहत भी करूं। बच्चे का सवाल आया है कि सर पेपर के दिनों से पहले कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, प्लीज़ रिकमेंड। हाँ, थोड़े दिनों बाद सवाल आ जाएगा सर सुबह में क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, शाम में क्या खाना चाहिए। मोटू
दुनिया ये पूछती है तू शादियां खाने जा रहा है, कल कर कुछ। जी अगला सवाल। हाँ जी लीगल है। ओ भाई लीगल है यार, यहाँ पे कहाँ लिखा था लीगल? सारी गवर्नमेंट अप्रूवल ले ली है, ये गवर्नमेंट अप्रूवल्स ले लिए तो भाई लीगल है, डेफिनेटली लीगल है भाई। रिजॉर्ट का बनना लीगल है। आगे जी। इज इट फेयर? इज इट फेयर? शाबाश, वेल डन। आ गया टॉपिक। लो मार्केट प्राइस पर लोगों से खरीद रहे हो, उनके अनजानेपन को फायदा उठा रहे हो। उन्हें क्या पता कि भाई यहाँ पर रिजॉर्ट बनने वाला है, यहाँ पर ग्वादर बनने वाला है। ग्वादर की सारी ज़मीन सस्ते दामों खरीद ली थी, वो तो अलहदा बात है, आपस में ही लड़के उस प्रोजेक्ट को इन्होंने ख़त्म कर दिया। अभी ये रावी के किनारे एक नई सिटी बना रहे हैं, सुना कि आधा लाहौर उधर शिफ्ट हो जाएगा, अगले 20 साल को प्लान कर रहे हैं। इतनी बड़ी सोसाइटी बना रहे हैं, कई जोहो टाउन उसके अंदर कवर हो जाएंगे, इतनी बड़ी सोसाइटी है। अब वहाँ के लोगों को जिन्हें नहीं पता, उनसे गवर्नमेंट कौन से रेट पे ले रही होगी? लोअर्स कौड़ियों के दाम ले रही होगी। तो ये फेयर नहीं है। इट सीम्स नॉट टू बी फेयर टू बाय एट अ लोअर प्राइस। अच्छा, उन्हें कौन सी लेबर रेट दोगे? कम रेट दोगे रिलेटिवली, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी फेयरनेस जो है वो कम नज़र आ रही होती है। क्या कमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती हमें सिखाकर चले गए भाई, पर्दा फरमा गए। किसी सवारी वाले से, किसी दुकानदार से पहले बारगेनिंग करो, उससे रेट तोड़वाओ, और जब कीमत देने लगो तो तयशुदा से ज़्यादा दो। पहले बारगेनिंग करो, रेट कम करवाओ, और जब देने लगो तो जो तय किया है उससे थोड़ा ज़्यादा दे दो। इसका मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती हमें फेयरनेस की तरफ लेकर गए। किसकी तरफ? फेयरनेस की तरफ। तो ये दो बातें फेयर नज़र नहीं आ रही। आपके लिए तो फेयर ही फेयर है, इसमें आप क्या ढूंढोगे अपने लिए फेयरनेस? इसमें तो आपके लिए फेयर एंड लवली भी पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है? ये देखो, हाई प्रॉफिट्स कहाँ है? इसके अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है भाई साहब। रात का बफे पड़ा हुआ है, सुबह का नाश्ता पड़ा हुआ है, दोपहर के पाए शाय बौंक पड़ी हुई है। हाई प्रॉफिट्स। आगे फिर क्या? इज इट राइट? जी भाई राइट है जी, राइट है। आपके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखें राइट है भाई, राइट में कोई इशू नहीं है, राइट में कोई इशू नहीं है। कंस्ट्रक्शन करोगे, लोगों को फायदा मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा। अब देखो, राइट कुछ और है, फेयरनेस कुछ और है। आप धोखा नहीं दे रहे हो उसे। आप कह रहे हो इतने में काम करवाना, करना है तो कर ले, मजबूर हुआ तो कर लेगा, नहीं हुआ तो नहीं करेगा। इसमें कोई बेईमानी नहीं है, आपने कोई चीटिंग नहीं की, आपके स्टैंडर्ड कहीं पे कुछ नहीं कह रहे होते हैं। सोशली देखें तो आप कहेंगे यार ये भी अच्छा कुछ कर ले। आखिरी, हाँ जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, लाजमी बात है भाई, कैसे नहीं है। रिजॉर्ट बनेगा, टूरिस्ट आएंगे, आपका सारा सीवरेज सिस्टम बनेगा। यहाँ पर तो इस वक्त पता नहीं क्या हाल होगा ज़िंदगी का। ये समझ ले, सॉरी टू से, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह दुश्मन को भी महफूज रखे, हमारी भी ज़िंदगी को महफूज रखे। ये झुग्गियों वाले बेचारे जो ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर इनको आप प्रॉपर सिस्टम देंगे तो बताएं एनवायरनमेंट अच्छी होगी बुरी होगी? यहाँ एनवायरनमेंट हवा में नहीं है, ज़मीन पे पड़ी हुई। आपका सीवरेज सिस्टम, बायो जो वेस्ट है वो ज़मीनों पे पड़ी हुई है, ये प्रॉब्लम है। तो लिख लें, डेफिनेटली रिजॉर्ट कंस्ट्रक्शन विल ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द रीजन। भाई हुस्न हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। रोड बनेंगे तो दाएं बाएं दरख्त भी लगेंगे, जब रिजॉर्ट बनेगा तो बाहर पार्क भी बनेगा, सारा सीवरेज सिस्टम बनेगा, तो जितनी वेस्ट है वो बिहाइंड द पाइप्स चली जाएगी। तो एनवायरनमेंट अच्छी होगी बुरी? तो साइड पे लिखो, एनवायरनमेंट को सिर्फ हवाओं में नहीं ढूंढना, कभी ज़मीन पर भी पड़ी होगी। लिख लो, एनवायरनमेंट सिर्फ हवा का नाम नहीं है। समझा रहा हूँ, सीखने वाले तंज नहीं है मेरे में बेटा। मैंने हमेशा अपने आप को खुद सीखने वाला समझा, इसलिए हमेशा सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। कितने ही वर्ड्स की मीनिंग में अपने बच्चों से पूछ रहा होता हूँ, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह वो ये लेवल किया, फिर आगे फॉरेन स्टडी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से बड़ी चीज़ें मैं सीखता हूँ। और कभी मुझे मेरे बच्चे टोकें भी तो उन्हें पता होता है कि अब्बा टोकने पे
ये नहीं शो करेंगे मैं अब्बा हूँ मुझे क्यों टोक रहे हो। तो सीखने के अमल में हम हमेशा सीखते रहेंगे, हमेशा सीखते रहेंगे। अब मैं ये क्योंकि थ्योरी की तरफ आ रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं अपने ये या लैंग्वेज का, इंग्लिश का, इसको मज़ीद इम्प्रूव करूँ, उस लेवल पे लेके जाऊँ कि मेरा शौक़ अब ये बन रहा है कि मैं इस साइड पर अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू करूँ। इसमें हर्डल क्या आएगी, लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी, उसको मैं दूर करूँ। ये तो इसमें कौन सी कोई शर्म की बात है, सीखने का अमल है, जितना मर्ज़ी सीख लो। हम नंबर्स के एक्सपर्ट हैं, हम लैंग्वेज के एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन अगर ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो इस पर अबूर हासिल करके मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकता हूँ। अल्लाह मुझे कभी गरूर करने में ना लेकर जाए, मैं अपने कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। मैंने ये पढ़ाकर ये देखा है कि यस आई कैन डू इट। जो कमी है उसको दूर करो, शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस यही है ना। तो ऐसा तो बड़ी बड़े मल्टाई कंपनीज हैं, उनके अंदर वीकनेस होती है, कमी होती है, कमी को दूर करना है, अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए करना है। तो कभी भी इस चीज़ को ना किया करें, सीखने का अमल है। ये जो कहते हैं ना मुझे सब कुछ पता है, यही तो इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी है। सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखते सीखते आगे जाएंगे, सीखते सीखते चलेंगे। गुनहगार हैं, माफ़ी मांगते मांगते आगे जाएंगे। तो अपने आप को ये भी जहन में रखना, बहुत गुनहगार, अल्लाह से डर के चलने वाले हैं। आज इसलिए तो दो एक्सट्रीम बन गई हैं। ये क्या कहते हैं, हम हैं ही जन्नती, बाकी सारे जहन्नमी हैं। ये फ़ैसले तो मेरे अल्लाह के हैं, मेरे अल्लाह के फ़ैसले, ये हमारे फ़ैसले नहीं हैं। ना हम किसी के सामने ये शो करेंगे हाँ हम बहुत नेक हैं। हाँ ये भी नहीं कि अपने गुनाहों को लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करते फिरें, ये भी बहुत गलत चीज़ है, अपने गुनाहों को लोगों के सामने डिस्क्लोज़ करना। बस अल्लाह पर्दे डाले रखे। आओ जी, उनका भी दिल नहीं लगता, कहाँ चले गए वो? बुलाना भाई उन्हें, भाईजान को, भाईजान को बुला दें ज़रा। शेरोज़ एक्टिव हो बेटा। भाई पेज 618 ओपन करें। वैल्यू जजमेंट में टगर्स ने दो कॉन्सेप्ट दिए, एक एंड पॉइंट एथिक्स है और दूसरा रूल एथिक्स। एंड पॉइंट एथिक्स पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? टू डिटरमिन वेदर एन एक्शन इज राइट और रॉन्ग, वन मस्ट कंसंट्रेट ऑन इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज, द एंड पॉइंट और एंड रिजल्ट। यानी इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। इसके लिए उसने एक एग्जांपल दी कि आपके पास 100 रुपए हैं, एक डोनर के पास 100 रुपए हैं। एक तरीका ये है कि मैं इसको 100 रुपए दे दूं, एक है वो 100 रुपए मैं जाके किसी ऑर्फन हाउस में दे दूं और 100 रुपए में 100 लोगों को खिला दूं। तो वो कहता है कि आप वो 100 रुपए कहां देंगे? अभी टगर ने बताया वो डिसीजन लेना है जिसमें ज्यादा लोगों को प्रॉफिट हो। तो बताएं भाई, एक इंडिविजुअल को वो 100 रुपए दे देंगे या ऑर्फन हाउस को देंगे? ऑर्फन हाउस को देंगे। आप पढ़ते हैं, इमेजिन यू हैव $100 टू डोनेट यूजिंग एंड पॉइंट एथिक्स। यू डिसाइड टू डोनेट टू अ चैरिटी दैट प्रोवाइड clean water to a village. You choose this charity because it can provide clean water to the greatest number of people, thereby maximizing the positive impact of your donation. तो फिर एंड पॉइंट एथिक्स क्या कहते हैं? वहाँ डिसीजन लें, वो डिसीजन लें जो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे। उर्दू में लिख लो, एंड पॉइंट एथिक्स कहते हैं वो फैसला लें जो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे। रूल एथिक्स क्या कहते हैं? नीचे पढ़ते हैं, द रूल एथिक्स इंटेंड टू फॉलो द ड्यूटी एंड नॉर्म्स रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम। अब वो कहता है कि भाई रूल एथिक्स ये कहते हैं कि रूल्स पर आपने डिसीजन लेना, ये नहीं देखना कि ज्यादा लोगों को फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। नॉर्म्स को देखकर डिसीजन लेना है, स्टैंडर्ड्स को देखकर डिसीजन लेना है, लॉ को देखकर डिसीजन लेना है।
तो ऊपर वाला जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि वो डिसीजन लो जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, और अगर नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स ये कह रहे हैं नहीं नहीं ये डिसीजन लो और उसमें फ़ायदा कम लोगों को हो रहा है, तो इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ये उसने नहीं कहा कि कॉन्फ्लिक्ट पे आपने क्या करना है, वो सिर्फ समझा रहा है। एंड पॉइंट एथिक्स क्या कहते हैं? ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो वो वाला डिसीजन लो। और रूल एथिक्स क्या कहते हैं? रूल्स पर डिसीजन लो। सिंपल इज है। अब आ जाए, एक पास पेपर रहता है वो देख लेते हैं। जी भाई, ये डिस्कस एंड पॉइंट एथिक्स एंड रूल एथिक्स इन द लाइट ऑफ द सिनेरियो। अब टाइम पूरा हो गया, देख लीजिएगा, सिंपल है। ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देने के लिए डिसीजन तो एंड पॉइंट, और अगर आपने रूल्स पे करना है तो रूल्स एथिक्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।